स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में हम आपको बता रहे थे कि आखिरकार कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अब हम आपको ग्राफिक्स की मदद से समझाते हैं कि अगर इस इलाके को ईरान बंद कर देता है या इस खाड़ी को बंद कर देता है तो उसका प्रभाव कैसे होगा। ये नक्शा जो आप देख रहे हैं, मैप जो आप देख रहे हैं, दरअसल अगर आप ये पीछे ये इलाका देख रहे हो, ये है स्टेट ऑफ हॉर्मुज का इलाका। करीबन 33 से 35 किलोमीटर का ये वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है जहां से ज्यादातर मिडिल ईस्ट के आप कह सकते हैं जो ऑयल जो देश हैं वो लगातार वहां से उनके शिप्स, उनके जो कंटेनर्स है वो मूव करते हैं। इसके अलावा कई ऐसे देश हैं जो लगातार यहाँ पर अपने बड़े एक्सपोर्ट के लिए यहाँ से नेचुरल गैस या दूसरी चीजें भी यहाँ से जाती हैं। और कहा यह जाता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद कर देगा ईरान तो उसका असर मिडिल ईस्ट के तमाम देशों पे होगा और इसका सबसे बड़ा असर चीन पर भी होगा। इसी वजह से शायद ईरान अभी ये ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन अगर ईरान को जरूरत पड़ी तो ईरान के पास ये ऐसी चीज है जिसको इस्तेमाल वो कभी भी कर सकता है। और यही सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है दुनिया भर के देशों के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी जुड़े हैं। प्रणय, अगर देखा जाए, क्योंकि आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पहले भी कई बार अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, नेचुरल गैस कितना, किस तरीके से कौन सा देश ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, अभी अगर दोबारा से इस तरीके की जंग छिड़ती है, दोबारा से इस तरीके का माहौल बनता है, तो फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो एक्टिविटीज अभी देखी जा रही है, क्या ये एक मेजर कंसर्न है आने वाले वक्त के लिए? बिल्कुल ठीक कहा सुमित आपने। दुनिया के लिए ये चिंता का एक फ्लैश पॉइंट बना रहा है, आज से नहीं बरसों से। और जब जब ईरान के साथ में जो अमेरिका का तनाव बढ़ा है, हमेशा चाहे 2017 हो, उसके पहले हो, इवन ईरान इराक वॉर जो थी उस दौरान भी लगातार ये चिंताएं आती रही कि क्या हो कि अगर ईरान इसे ब्लॉकेड कर दे, क्योंकि ये दुनिया की ऊर्जा सप्लाई लाइन का रास्ता है। क्योंकि ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी से जो भी जो एनर्जी सप्लाई जाती है, खासतौर पर एशिया के इलाके में, भारत हो, चीन हो, दक्षिण कोरिया हो, जापान हो, ये वो मुल्क हैं जो सबसे ज्यादा LNG पेट्रोलियम इस इलाके से लेते हैं। और उनके लिए सबसे बड़ी चिंता बढ़ जाती है कि अगर यहां पर ईरान ब्लॉकेड लगाता है। आप नक्शा अच्छी तरीके से समझा ही रहे हैं, हमारे दर्शक भी उस चीज को देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरे इलाके के अंदर ईरान के पास में एक नेचुरल एडवांटेज है, एक भौगोलिक उसके पास में वेंटेज पॉइंट है, क्योंकि वहां पर एक बेंड बनता है। जिस तरीके से जहाज उस जगह पर मुड़ते हैं और वहां पर समंदर के बीच में दो छोटे छोटे से द्वीप हैं जिन्हें ग्रेटर टूम और लेसर टूम कहा जाता है, जहां पर ईरान की नौसेना की मौजूदगी है, उसके नौसैनिक बेस है वहां पर। लेकिन यह बात भी सच है कि ईरान के लिए उतना आसान नहीं है। ईरान की सबमरीन्स हैं, लेकिन ईरान के पास में जो सबमरीन फ्लीट है वो उतना ताकतवर नहीं है जितना कि अमेरिका के पास में है। श्रीवास्तव सर, अगर देखा जाए अभी प्रॉक्सी इतने मजबूत नहीं है और ईरान भी इतना ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन अगर परमाणु शक्तियां आ गई या अगले पिछले कुछ सालों के अंदर ईरान ने वो काबिलियत हासिल कर ली तो फिर प्रॉक्सीज भी बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे और मुझे लगता है कि इजराइल के लिए फिर चौतरफा दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। सही कह रहे हैं सुमित, और मुझे पूरा विश्वास है कि जहां तक इजराइल और अमेरिका का संबंध है, ईरान कितनी भी कोशिश कर ले उसके पास ये शक्ति नहीं आने वाली है। उसके लिए जो भी ज़रूरी कदम उठाने होंगे वो उठाए जाएंगे। और जैसा सज्जना साहब ने बताया, बुशहर की जो हम बात कर रहे थे, बुशहर में इसलिए भी अटैक नहीं किया सकता कि किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर आप अटैक करते हैं तो वो जिसको हम डर्टी बॉम्ब बोलते हैं, वो उस तरह का रेडिएशन का डिस्पर्सल होता है। तो रेडिएशन डिस्पर्सल जिस तरह हवा चलती है वहाँ पर, बुशहर नॉर्मली ईरान से ओमान वगैरह की तरफ या सऊदी अरेबिया की तरफ हवा चलती है, तो उसका बहुत बुरा असर एलाइड फोर्सेस पॉपुलेशन पड़ेगा। तो वो बात नहीं है। लेकिन बात जो आपने कही है कि ईरान के पास, ईरान हमेशा अपने पावर को असर्ट करता रहा है थ्रू प्रॉक्सी फोर्सेस, जैसे हिजबुल्लाह है, हमस है, सीरियन मिलिशिया है, इराकी मिलिशिया है, हुतीज हैं। तो इनके हाथ में अगर वो डर्टी बॉम्ब भी आ गया, मान लीजिए परमाणु बम भी नहीं बना, डर्टी बॉम्ब भी आ गया, तो वो अपने आप में बहुत खतरनाक होगा पूरे मिडिल ईस्ट के लिए। डिस्कशन बहुत हो रहे हैं पड़े लगातार गाजा को लेकर। अमेरिका भी कोशिश कर रहा है कि इजराइल को मना ले, ईरान को मनाने की भी कोशिश की गई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अशोक सर, जिस तरीके से पढ़े बता रहे थे कि पूरी प्रायोरिटी इस समय इजराइल की है कि हमास को खत्म कर दे। करीबन 1.5 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है। हमने अभी ये खबरें देखी थी कि 20,000 से ज्यादा लड़ाके हमास ने दोबारा से रिवाइव कर लिया गाजा में। अगर 65% इस हिस्से पर कब्जा हो भी जाता है तो क्या हमास का खात्मा मुमकिन हो भी पाएगा? जी देखिए, मैं समझता हूं जो इसमें इजराइल की जो अपनी फिलॉसफी रही है, इसमें जो अगर आतंकवाद से लड़ना है तो हमें कैसे लड़ना चाहिए, हमास हिजबुल्लाह वगैरह से लड़ना है तो कैसा लड़ना चाहिए, तो उनका फिलॉसफी है मोइंग द ग्रास। ये जो आतंकवाद है, टेररिज्म है, ये घास की तरीके से है, आप इसको पूरी तरीके से कभी नहीं खत्म कर पाएंगे। जब ये उगती रहेगी आपको फिर इसको ऊपर से आपको मो करना पड़ेगा, इसको फिर से आपको काटना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और मैं कहूँगा भारत के लिए भी ये सोच लेना चाहिए, जो आतंकवाद के विरुद्ध
हम काम करते हैं, परंतु हमको तैयार रहना चाहिए जो आतंकवादी हमले हमारे ऊपर प्रयास किया जाएगा। अशोक सर, सबसे बड़ी बात यह कि देखिए इजराइल के पास तो अमेरिका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान भी अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स के ऊपर काम नहीं कर